हेलो बच्चों, आज हम काल का तीसरा भेद देखने वाले हैं, भविष्य काल। और उसी के साथ साथ आज हम उसके भेद भी देखने वाले हैं इस सेशन में। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं भविष्य काल की परिभाषा से। भविष्य काल, आगे आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का अगर पता चले तो उसे भविष्य काल कहते हैं। अब भविष्य काल के उदाहरण देखिए, हम सर्कस देखने जाएंगे। दूसरा, खाना कुछ देर में बन जाएगा। राम देर तक पढ़ेगा। और चौथा है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया एक तो वर्तमान समय में चल भी नहीं रही है और भूतकाल में पूरी भी नहीं हुई है। देखने जाएंगे यानी देखने की जो क्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है या अभी चल भी नहीं रही है। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं या सारे जो कार्य है वो आने वाले समय में पूरे होंगे। अब भविष्यकाल के 3 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा है हेतुमद भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भविष्यकाल के बारे में। सामान्य भविष्यकाल में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पर आप सही कर लीजिए, यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल लिखना है तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल आप पहचानोगे कैसे कि जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, ए के आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। अब उदाहरण देखते हैं। दीपक अखबार बेचेगा। आज फिर कोई दुर्घटना होगी। हम एक जगह खाने पर चले जाएंगे। और चौथा उदाहरण है, अधिकारियों को गुस्सा आएगा। जैसा कि मैंने बताया, एगा, एगी या एगे से जिन वाक्यों का अंत होता है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर इन उदाहरणों की या ये जो वाक्य है इन वाक्यों का अंत भी उन्हीं से हुआ है। आगे अगर देखें तो संभाव्य भविष्यकाल है। संभाव्य भविष्यकाल की परिभाषा इस तरह है, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना हो या उस संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। फिर से एक बार, क्रिया के जिस रूप से आगे जो भी कार्य है उस कार्य के होने या करने की एक संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना जताई जाती है। यहाँ पर देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण। अब पहला उदाहरण है, शायद कल सुनील दिल्ली जाए। दूसरा उदाहरण है, संभव है कि शाम पत्र लिखे। तीसरा उदाहरण, परीक्षा में शायद मुझे अंक ज्यादा प्राप्त हो। और चौथा उदाहरण है, शायद आज रात वर्षा हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सारे वाक्य है इन वाक्यों में कोई भी क्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। बस यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है वो कार्य आने वाले समय में पूरा हो। अब पहले वाक्य में देखेंगे तो देखो, शायद कल सुनील दिल्ली जाए, यानी सुनील ने या सुनील दिल्ली जाने की जो क्रिया है या सुनील दिल्ली जाए ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। बस एक संभावना जताई जा रही है कि हाँ हो सकता है शायद कल सुनील दिल्ली जाए। दूसरे वाक्य में अगर देखें तो संभव है कि शाम पत्र लिखे, यानी एक संभावना
यहाँ पर भी संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर भी पत्र लिखेगा ही वह, यह निश्चित नहीं है, लेकिन एक संभावना है कि हाँ, अगर उसे संभव होगा तो वो शाम पत्र अवश्य लिखेगा। तीसरा, परीक्षा में शायद मुझे अंक ज़्यादा प्राप्त हो। अब यहाँ पर एक संभावना जताई गई है, निश्चित रूप से वो नहीं कह रहा है कि उसे ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ, एक संभावना जता रहा है कि हाँ, शायद उसे अंक ज़्यादा प्राप्त हो। चौथा, शायद आज रात वर्षा हो, यानी यहाँ पर भी संभावना है, वह निश्चित रूप से यहाँ पर भी समझ नहीं आता है कि हाँ, हो सकता है या शायद आज रात वर्षा हो, लेकिन होगी ही ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर सिर्फ संभावना जताई गई है, कोई कार्य पूरा होने। आगे भविष्यकाल का तीसरा भेद है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ये बहुत ही आसान है। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अब इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अगर एक क्रिया हुई तो दूसरी होगी। अब पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पहला उदाहरण है वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। दूसरा उदाहरण है अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। तीसरा उदाहरण है यदि छुट्टियां होगी तो मैं मुंबई जाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर पढ़ने की क्रिया पूरी होगी तो वह सफल होगा, अवश्य ही सफल होगा। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब वह मेहनत करेगा। यानी यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तीसरे वाक्य में भी वही है, यदि छुट्टियां होगी तो मैं मुंबई जाऊंगा। अब वह मुंबई कब जाएगा? जब छुट्टियां होगी। यानी यहाँ पर भी एक क्रिया पूरी तरह से दूसरी क्रिया पर निर्भर है। एक क्रिया पूरी होगी तो ही दूसरी क्रिया पूर्ण होगी। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना ही, धन्यवाद।